जरा एक स्थिति की कल्पना करते हैं। हम्म। मतलब किसी ने पूरे 6 महीने लगाकर पाइथन और साइकिट लर्न और कस्टम पाइपलाइंस की हर एक बारीकी को समझा है, हाँ, जो कि काफी मुश्किल काम है। बिल्कुल। और बहुत मेहनत से उसने एक परफेक्ट प्रेडिक्टिव मॉडल तैयार किया है। हाँ। लेकिन फिर लंच ब्रेक से ठीक पहले उसी की कंपनी का एक जूनियर बिजनेस एनालिस्ट, जिसे कोडिंग का सी भी नहीं आता, वो क्या करता है? वो कोई विजुअल टूल इस्तेमाल कर लेता है। एग्जैक्टली वो एक विजुअल टूल का इस्तेमाल करके सिर्फ 3 क्लिक्स में बिल्कुल वही काम कर देता है, वो भी बिना एक लाइन का कोड लिखे। मतलब 2026 के डेटा साइंस जॉब मार्केट की यही सबसे कड़वी और दिलचस्प सच्चाई है। ये सच में ये एक ऐसा परिदृश्य है जो आज हर डेटा प्रोफेशनल को थोड़ा बेचैन कर रहा है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि वो जूनियर एनालिस्ट बिल्कुल वही काम कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, सतह पर नतीजे एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन जब हम स्केलेबिलिटी और बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। और यही तो आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य मिशन है। हम उन ढेरों आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और जॉब मार्केट के डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं जो इस समय डेटा साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस का केंद्र बने हुए हैं। हाँ, जो कि है नाइम बनाम पाइथन। मेरा मतलब है KNIME, जिसे हम नाइम कहते हैं। राइट, नाइम बनाम पाइथन। तो ऑटोमेशन और AI के इस तेजी से बदलते दौर में अपने करियर को सुरक्षित रखने के लिए सही रास्ता कौन सा है? और सबसे अहम बात, ये अब कौन सा टूल बेहतर है जैसी पुरानी बहस नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। आज ये बहस एक्सेसिबिलिटी यानी काम को तेजी से करने की सुलभता, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी सिस्टम पर आपके पूरे नियंत्रण के बीच एक ट्रेड ऑफ बन चुकी है। मेक सेंस। और डेटा साइंस के क्षेत्र में काम कर रहे या इसमें कदम रखने वाले किसी भी प्रोफेशनल के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज गलत टूल या गलत अप्रोच चुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका काम धीमा होगा। तो इसका और क्या असर होता है? इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आप अगले 3 सालों में अपनी कंपनी के लिए कितने प्रासंगिक या रेलेवेंट रह जाएंगे। वाओ, ये तो काफी सीरियस है। तो चलिए सबसे पहले 2026 के परिदृश्य को डिकोड करते हैं। मैं देख रही हूं कि आज डेटा साइंस का मतलब सिर्फ डार्क मोड में स्क्रीन के सामने बैठकर अंतहीन कोडिंग करना नहीं रह गया है। हाँ, वो दौर अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। बिल्कुल, हमारे नोट्स और हालिया इंडस्ट्री ट्रेंड्स साफ दिखाते हैं कि नाइम, जिसे कुछ साल पहले तक हार्डकोर डेटा साइंस सिर्फ एक खिलौना या बिगिनर्स का टूल मानते थे, वो अब एंटरप्राइज लेवल पर तहलका मचा रहा है। ये एकदम सच है। नाइम को लेकर इंडस्ट्री का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। इसे केवल एक बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म मानना आज के समय में बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, क्योंकि अब इसमें काफी एडवांस्ड फीचर्स आ गए हैं। एग्जैक्टली। अब ये एक ऐसा शक्तिशाली लो कोड या नो कोड एनवायरनमेंट बन चुका है जहां एंटरप्राइज स्केल ETL वर्कफ्लो, प्रेडिक्टिव AI और यहां तक कि जटिल डेटा अवेयर एजेंट्स को सीधे प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जा रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स है ना, इन्हें मैं लेगो ब्लॉक्स या फिर एक हाई एंड रेस्टोरेंट के मेनू की तरह देखती हूँ। मेन्यू? वो कैसे? मतलब आप वहां जाते हैं, मेनू से अपनी पसंद की डिश ऑर्डर करते हैं और कुछ ही मिनटों में एक शानदार मील आपके सामने होता है। आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि किचन में शेफ ने सब्जियां कैसे काटी या सॉस का तापमान क्या था। नाइन भी तो यही कर रहा है ना? हाँ, एनालॉजी तो काफी हद तक सही है। ये सारे तकनीकी जटिलताओं को एक नोड के पीछे छिपा देता है ताकि हमारा सीधा फोकस बिजनेस आउटकम पर हो। बिल्कुल, लेकिन आज के नाइम में फर्क ये है कि उस मेन्यू में अब हजारों मिशेलिन स्टार डिशेस शामिल हो चुकी हैं। इसे सिर्फ टूल्स के नजरिए से मत देखिए, इसे बिजनेस इम्पैक्ट के नजरिए से समझिए। बिजनेस इम्पैक्ट जैसे नॉन टेक्निकल टीमों के लिए? हाँ, जरा फाइनेंस, HR या सप्लाई चेन जैसी नॉन टेक्निकल टीमों के बारे में सोचिए। अरे हाँ, जो हमेशा अपनी रिपोर्ट्स के लिए बेचारी डेटा इंजीनियरिंग टीम के पीछे भागती रहती थी। ठीक वही। पारंपरिक रूप से अगर HR टीम को एट्रिशन प्रिडिक्शन का एक मॉडल चाहिए होता था, तो वो IT या डेटा साइंस टीम को एक टिकट रेस करते थे और हफ्तों इंतजार करते थे। हाँ, वो प्रोसेस बहुत स्लो होता था। लेकिन आज नाइम जैसे लो कोड प्लेटफॉर्म्स ने इन बिजनेस टीम्स को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है।
वे खुद अपने पारदर्शी और रिपीटेबल वर्कफ्लो बना रहे हैं। एक ना एक दिन कोई ऐसा क्लाइंट जरूर आएगा जिसे कुछ ऐसा चाहिए जो उस मेन्यू में है ही नहीं। हाँ, ये तो होता ही है। तो जब आपको बिल्कुल शुरुआत से कुछ नया बनाना हो जो पहले कभी बना ही ना हो, तब क्या होगा? यहीं पर हम दूसरे पहलू यानी पाइथन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब बने बनाए नोड्स की सीमा खत्म होती है ना, तब आपको उस कमर्शियल किचन में खुद उतरना पड़ता है, जहां सब कुछ स्क्रैच से बनता है। राइट। और पाइथन उसमें माहिर है। तकनीकी गहराई, कस्टम आर्किटेक्चर और सिस्टम इंटीग्रेशन के मामले में पाइथन का आज भी कोई विकल्प नहीं है। खास तौर पर जब हम अक्टूबर 2025 में रिलीज हुए पाइथन 3.14 और उसके नए फीचर्स को देखते हैं। हाँ, वो अपडेट काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल। उसे देखकर ये साफ हो जाता है कि कोर मशीन लर्निंग और एआई डेवलपमेंट के लिए आज भी पाइथन ही सबसे मजबूत आधार है। मुझे ये देखकर हमेशा हैरानी होती है कि डेटा साइंस का पूरा इकोसिस्टम आज भी लाइक नमपाई और साइकिट लर्न जैसे मॉड्यूल्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसका कारण है क्योंकि मशीन लर्निंग के केंद्र में असल में गणित और लीनियर अलजेब्रा है। बेसिक्स वही हैं। हाँ, और नमपाई हार्डवेयर के स्तर पर उन गणितीय ऑपरेशंस को जिस तेजी से प्रोसेस करता है वो बेजोड़ है। और साईपाई पर आधारित साइकिट लर्न तो अब पूरे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है। तो मतलब जब लार्ज स्केल काम करना हो तब पाइथन ही काम आता है। एग्जैक्टली। जब आप लार्ज स्केल एआई डेवलपमेंट कर रहे हो या आपको किसी लेगेसी कस्टम एपीआई के साथ अपने मॉडल को इंटीग्रेट करना हो, तब आपको अपने सिस्टम के हर छोटे से छोटे फंक्शन पर माइक्रो कंट्रोल चाहिए होता है। और वो माइक्रो कंट्रोल आपको कोई विजुअल प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बात समझनी है। हम कोडिंग और सिंटैक्स सीखने की बात कर रहे हैं, पर आज हमारे पास इतने एडवांस्ड एआई कोडिंग असिस्टेंट्स हैं। हाँ, टूल्स तो बहुत आ गए। अब तो बस प्रॉम्प्ट देते ही पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है। तो क्या सच में आज किसी नए प्रोफेशनल को सिंटैक्स, लूप्स और फंक्शन सीखने में महीनों सिर खपाने की जरूरत है? क्या बैकग्राउंड में एआई खुद ये काम नहीं कर सकता? ये आज के समय का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मैं कहूंगा कि ये सच है कि एआई असिस्टेंट्स ने कोल्ड स्टार्ट की समस्या को खत्म कर दिया है। कोल्ड स्टार्ट मतलब शुरुआत करने की झिझक। हाँ, अब एक खाली स्क्रीन को देखकर ये नहीं सोचना पड़ता कि शुरुआत कैसे करें। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना अब सच में बच्चों का खेल है। लेकिन एआई असिस्टेंट्स डे 2 यानी दूसरे दिन की समस्याओं में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। डे 2 की समस्याएं? हाँ, मतलब जब सिस्टम असल दुनिया में लाइव हो जाता है। बिल्कुल। जब तक सब कुछ सीधा और आसान है, एआई एक जादू की तरह लगता है। लेकिन जरा सोचिए, आपका मॉडल प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो चुका है, हजारों यूजर्स उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक सिस्टम क्रैश हो जाता है। ओहो, वो तो नाइटमेयर सिचुएशन है। हाँ, कोई अजीब सा मेमोरी लीक हो रहा है या कोई कस्टम पैकेज पुरानी डिपेंडेंसीज के साथ क्लैश कर रहा है। उस समय कोई भी एआई असिस्टेंट आपको नहीं बचा सकता। क्योंकि एआई को पूरे आर्किटेक्चर का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होता है, राइट? सही कहा। उस क्रिटिकल मोमेंट पर समस्या की जड़ तक जाने, उसे डीबग करने और सिस्टम को दोबारा खड़ा करने के लिए उस गहरी समझ की ही जरूरत होती है, जो सिर्फ खुद कोडिंग करने से आती है। एग्जैक्टली, जो केवल सिंटैक्स और लॉजिक को खुद से लिखने और समझने से आती है। एआई असिस्टेंट आपका को पायलट हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि प्लेन कैसे उड़ाना है, तो इमरजेंसी में आप प्लेन क्रैश ही करेंगे। वाओ, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि एआई कोड लिख तो सकता है, लेकिन उस कोड की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। बिल्कुल। अब तक हमने दोनों टूल्स की खूबियों पर बात की, लेकिन रिसर्च और डेटा एक बहुत बड़े खतरे की ओर भी इशारा करते हैं, जिसे मैं सिर्फ एक टूल का भ्रम कहती हूँ। अगर कोई व्यक्ति केवल एक ही रास्ते पर चलता है तो उसके छिपे हुए जोखिम क्या हैं? पहले 9 की बात करते हैं। ठीक है। अगर सब कुछ इतना आसान और विजुअल है तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है? सबसे बड़ा जोखिम है एक झूठा आत्मविश्वास, या कह लें इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। जब ड्रैग एंड ड्रॉप करना इतना आसान होता है तो अक्सर लोग बिना ये समझे कि बैकग्राउंड में कौन सा एल्गोरिदम चल रहा है, मॉडल तैयार कर लेते हैं। मतलब उन्हें ये नहीं पता होता कि इंजन कैसे काम कर रहा है, बस वे गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, और डेटा साइंस में ये बहुत खतरनाक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने नाइम में रैंडम फॉरेस्ट का नोड ड्रैग कर दिया। बहुत कॉमन है। मॉडल ने 95% एक्यूरेसी दिखा दी। वो व्यक्ति तो खुश हो गया कि मॉडल बन गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बैकग्राउंड में जो डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर सेट थे
उनकी वजह से डेटा लीकेज हो गया है। डेटा लीकेज मतलब मॉडल ने वो डेटा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। एग्जैक्टली यानी मॉडल ने ट्रेनिंग के दौरान ही भविष्य का डेटा देख लिया है। ओह माय गॉड। और जब वो मॉडल असल दुनिया की नई डेटा पर टेस्ट होगा तो वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। बिल्कुल। जब आप सिर्फ विजुअल नोट्स का उपयोग करते हैं तो अक्सर सांख्यिकीय मान्यताएं, जो स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस होते हैं, वो पीछे छिप जाते हैं। और ये बात करियर के लिए भी तो खराब है। हाँ, करियर में भी ये एक बाधा बन सकता है। कई एडवांस्ड एआई रिसर्च और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग रोल्स में अभी भी ये उम्मीद की जाती है कि आपको अंडरलाइंग कोड को ऑप्टिमाइज करना आता हो। राइट। और अगर आप किसी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड क्लाउड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां कस्टम टूल्स इंस्टॉल करने की मनाही है, तो केवल नाइम पर निर्भरता आपको पूरी तरह फंसा सकती है। ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ पाइथन के अपने ही अलग सिरदर्द हैं। कई बार ऐसा लगता है कि असल डेटा एनालिसिस तो शुरू ही नहीं हुआ, पूरा दिन सिर्फ एनवायरनमेंट सेट करने में ही निकल गया। अरे हाँ, ये पाइथन का सबसे कुख्यात पहलू है, जिसे हम मजाक में डिपेंडेंसी हेल कहते हैं। डिपेंडेंसी हेल, बिल्कुल सही नाम है। अक्सर जो लोग पाइथन से शुरुआत करते हैं उनका पहला अनुभव डेटा के साथ नहीं बल्कि अजीबोगरीब एरर मैसेजेस के साथ होता है। हाँ, आप साइकिट लर्न का एक पैकेज अपडेट करते हैं और अचानक पता चलता है कि नमपाई का पुराना वर्जन अब उसके साथ काम ही नहीं कर रहा है। फिर आप बैठ जाते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करने। बिल्कुल, और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान बिजनेस के नजरिए से होता है। वो कैसे? कई पाइथन डेवलपर्स कोड को परफेक्ट बनाने, उसे ऑप्टिमाइज करने और नए नए मॉड्यूल्स को टेस्ट करने में इतने खो जाते हैं कि वे भूल ही जाते हैं कि असल उद्देश्य क्या था। मतलब वो मेन गोल से भटक जाते हैं। हाँ, डेटा साइंस का काम सिर्फ साफ सुथरा कोड लिखना नहीं है, बल्कि बिजनेस की किसी ठोस समस्या का समाधान करना है। मतलब ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन मरीज मर गया। आपने दुनिया का सबसे शानदार कोड लिख दिया, लेकिन वो उस सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा जो स्टेक होल्डर्स ने पूछा था। एकदम सही एनालॉजी है ये। और सबसे अहम बात, अगर एक तकनीकी रूप से बेहद कुशल पाइथन डेवलपर अपनी इनसाइट्स को नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट को नहीं समझा सकता, तो उस शानदार कोडिंग का कोई मोल नहीं रह जाता। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हैं। दोनों ही रास्तों में खतरनाक खाइयां हैं। हाँ, रिस्क तो दोनों तरफ है। केवल ड्रैग एंड ड्रॉप आपको सांख्यिकीय रूप से कमजोर बना सकता है और केवल कोडिंग आपको बिजनेस के मूल उद्देश्य से भटका सकती है। तो 2026 में एक स्मार्ट प्रोफेशनल की रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि डेटा साइंस अब एक मोनोलिथिक फील्ड नहीं है। ये बहुत रोल स्पेसिफिक हो गया है। रोल स्पेसिफिक मतलब हर जॉब के लिए अलग टूल। हाँ, एक मार्केटिंग एनालिस्ट और एक डीप लर्निंग रिसर्चर को एक ही टूल की जरूरत नहीं है। रिक्रूटर्स आज भी रिज्यूमे में पाइथन, एसक्यूएल और पांडास जैसे कीवर्ड्स ढूंढते हैं, क्योंकि वे तकनीकी गहराई का भरोसा देते हैं। लेकिन बिजनेस साइड का क्या? वहीं सी-सूट एग्जीक्यूटिव्स काम में तेजी लाने के लिए लो कोड टूल्स की मांग कर रहे हैं। कंपनियों के अंदर भी तो इन टूल्स को लेके एक बड़ा संघर्ष चल रहा है, जिसे हम गवर्नेंस की समस्या कहते हैं। हाँ, और ये बहुत गंभीर समस्या है। मान लीजिए कि किसी कंपनी में एक टैलेंटेड डेटा साइंटिस्ट ने पाइथन में 1000 लाइनों की एक कस्टम स्क्रिप्ट लिख दी। फिर वो कंपनी छोड़ के चला गया। एग्जैक्टली। कुछ समय बाद वो कंपनी छोड़कर चला गया। अब वो स्क्रिप्ट पूरी कंपनी के लिए एक ब्लैक बॉक्स बन गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो कोड क्या कर रहा है, लेकिन सब डरते हैं कि उसे छेड़ा तो सिस्टम बैठ जाएगा। अरे बाप रे। और दूसरी तरफ अगर नाइम जैसे प्लेटफॉर्म को बिना किसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के छोड़ दिया जाए तो वो स्पगेटी वर्कफ्लो का जाल बन सकता है। बिल्कुल, स्पगेटी वर्कफ्लो। हर कोई अपने अपने नोड्स जोड़ रहा है और अंत में वो इतना उलझ जाता है कि उसे डीबग करना नामुमकिन हो जाता है। तो क्या इसका कोई व्यावहारिक समाधान है? समाधान तो है। हमारे विश्लेषण से एक बहुत ही शानदार अप्रोच निकल कर आती है, जिसे मैं ब्रिज स्ट्रेटजी कहना चाहूंगी। क्या शुरुआती लोगों के लिए ये सबसे बेहतर नहीं होगा कि वो डेटा साइंस की पूरी प्रक्रिया को पहले नाइम के जरिए विजुअली समझें? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये अप्रोच शायद आज के समय की सबसे सटीक सलाह है। नाइम पहले, पाइथन बाद में। मतलब पहले वे ये समझें कि डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग और मॉडल इवैल्यूएशन जैसी चीजें क्या हैं और एक फ्लो में कैसे काम करती हैं। सही कहा। जब स्क्रीन पर सब कुछ विजुअली सामने होता है तो वो कोडिंग का शुरुआती डर खत्म हो जाता है, और जब एक बार लॉजिक समझ आ जाए तब वे गहराई में जाकर पाइथन सीखें कि बैकग्राउंड में ये सब कैसे हो रहा है। ये स्ट्रेटजी नए लोगों और बिजनेस एनालिस्ट दोनों के लिए गेम चेंजर है।
इससे आप बिना फ्रस्ट्रेशन के डेटा साइंस के कोर कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। और जो लोग कोर टेक में जाना चाहते हैं, हाँ, अगर किसी का लक्ष्य पूरी तरह से हार्डकोर टेक्निकल फील्ड में जाना है, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की ट्रेनिंग या कस्टम एआई आर्किटेक्चर बनाना, तो उनके लिए पहले दिन से ही पाइथन सीखना और उसकी जड़ों को मजबूत करना अनिवार्य है। तो मतलब बैलेंस जरूरी है। अंततः सबसे अच्छी एंटरप्राइज रणनीति यही है कि दोनों का संतुलन बनाया जाए, पारदर्शी और तेज काम के लिए नाइम और डीप कस्टमाइजेशन के लिए पाइथन। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव का निचोड़ निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2026 में असली मुकाबला लो कोड बनाम कोडिंग का है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये चपलता यानी एजिलिटी और नियंत्रण यानी कंट्रोल के बीच का चुनाव है। अपने करियर को मजबूत बनाने के लिए हमें किसी एक टूल से भावनात्मक रूप से जुड़ने के बजाय एक हाइब्रिड अप्रोच अपनानी होगी। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और ये बहुत जरूरी है कि हम लो कोड को सिर्फ आलसियों का शॉर्टकट और कोडिंग को एकमात्र असली काम मानना बंद करें। हाँ, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। बिल्कुल। अंत में एक डेटा प्रोफेशनल की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो कौन सा टूल चलाता है, बल्कि इस बात से होती है कि उसे डेटा क्वालिटी, मॉडल इवैल्यूएशन और बिजनेस लॉजिक की कितनी गहरी समझ है। बहुत सही बात कही आपने। अब इस शो को खत्म करने से पहले एक ऐसे विचार पर आते हैं जो इन सभी ट्रेंड्स को देखने के बाद मेरे जहन में आता है। हाँ, बताइए। आज हम नाइम और पाइथन के बीच चुनाव कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए भविष्य में क्या होगा जब टूल बिल्कुल मायने ही नहीं रखेंगे। आप किस दिशा में इशारा कर रही हैं? क्या होगा अगर सिस्टम्स इतने उन्नत हो जाएं कि एक डेटा प्रोफेशनल को सिर्फ साधारण भाषा में अपनी समस्या बतानी पड़े? मतलब प्लेन इंग्लिश या हिंदी में? हाँ, जैसे वो सिस्टम से कहे, मुझे पिछले 3 सालों के डेटा के आधार पर ये जानना है कि अगले क्वार्टर में सप्लाई चेन में कहाँ बॉटलनेक आ सकता है, और बस इतना ही। वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल होगा। बैकग्राउंड में वो एआई सिस्टम खुद तय करेगा कि इस काम को जल्दी करने के लिए नाइम का एक विजुअल वर्कफ्लो बनाना सही रहेगा या फिर अधिकतम एक्यूरेसी के लिए पाइथन की एक कस्टम स्क्रिप्ट जनरेट करनी होगी। वो सिस्टम खुद ही सही औजार का चुनाव कर लेगा। ये एक बेहद शानदार और भविष्यवादी विचार है। अगर हम सच में इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जो तकनीकी स्किल्स हैं वो सेकेंडरी हो जाएंगी। तो फिर प्राइमरी स्किल क्या होगी? हमारी सबसे बड़ी और सबसे अमूल्य स्किल होगी सही सवाल पूछने की कला। समस्या को फ्रेम कैसे करना है और बिजनेस के नजरिए से क्या अहम है, ये तय करना ही इंसान का असली काम रह जाएगा। बिल्कुल। शायद भविष्य में हमें टूल बॉक्स की चिंता करने की जरूरत ही न पड़े। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है। टूल बॉक्स खुद ब खुद तय कर लेगा कि हथौड़ा चाहिए या आरी। ये सच में सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हम उस भविष्य के लिए आज कितने तैयार हैं। और इसी विचार के साथ ही आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। इस विषय पर और गहराई से सोचने के लिए ये एक बेहतरीन मोड़ है।